Hello and welcome to the BSc part फर्स्ट स्टूडेंट। अपन केमिस्ट्री के पेपर थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। उसमें आज अपन नाभिक की संरचना के बारे में बात करते हैं कि परमाणु के नाभिक की संरचना कैसे होती है। बहुत छोटी क्लासों में आपने परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ा था। बोर और रदरफोर्ड और परमाणु की संरचना के बारे में कई सारे साइंटिस्टों ने संरचना की व्याख्या की थी। थॉमसन से आपको मालूम है, थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल था, फिर रदरफोर्ड का मॉडल आया, बोर ने मॉडल दिया, फिर बाद में सोमरफील्ड ने मॉडल दिया। ये सारे जो परमाणु की संरचना जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ी, ये नाभिक से बाहर की संरचना है सारी, जिसमें इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे ऊर्जा कोशों में किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। यह परमाणु की संरचना की बात की। हमने आज दिन तक कभी भी नाभिक की संरचना के बारे में बात नहीं की कि नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। आज अपन परमाणु के नाभिक के अंदर की संरचना के बारे में बात करते हैं। नाभिक की संरचना को व्यक्त करने के लिए दो मॉडल दिए गए। सबसे पहले नाभिक की संरचना का मॉडल था लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ये बहुत पुराना मॉडल है, नील्स बोर ने ही दिया था और उन्होंने बहुत साधारण सरल तरीके से नाभिक के अंदर के संरचना के बारे में बात की थी। इन्होंने सबसे पहले इसका नाम ही दिया लिक्विड ड्रॉप मॉडल, द्रव बूंद मॉडल। जैसे पानी की एक बूंद होती है उस तरह से परमाणु का नाभिक होता है, और जिस तरह से पानी की बूंद व्यवहार करती है नाभिक भी लगभग वैसा ही व्यवहार करता है। इन दोनों में समानता होती है। क्या क्या समानता है दोनों में, लिक्विड ड्रॉप द्रव बूंद में और नाभिक के अंदर क्या क्या समानता है, उसका पहला पॉइंट देखें। लाइक ए लिक्विड ड्रॉप डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज ऑल्सो कांस्टेंट। नाभिक की का घनत्व भी पानी की बूंद की तरह एक कांस्टेंट होता है। 10⁻⁴ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है नाभिक का। दूसरी बात की, नाभिक की बाइंडिंग एनर्जी, कल हमने बात की थी बंधन ऊर्जा, जो द्रव्यमान क्षति होती है वो E=mc² द्वारा बाइंडिंग एनर्जी में बदलती है, जो नाभिक के कणों को बांधे रखती है। ये द्रव बूंद के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के समान है। ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के समान होती है। इसको इंग्लिश में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को इंग्लिश के अंदर इट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी बोलते हैं, वेपोराइजेशन भी कहते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा के समान होती है। अगली बात बताए कि तीसरा पॉइंट, रेडियो एक्टिव समस्थानिकों से विकिरण का उत्सर्जन होता है वो द्रव बूंद के वाष्पन के समान है। जैसे द्रव बूंद वाष्पित होती है तो द्रव के कण वाष्पित होते हैं। रेडियो एक्टिव समस्थानिकों से भी विकिरण अल्फा विकिरण, बीटा और गामा विकिरणों का उत्सर्जन होता है। इस तरह से होता है। चौथा पॉइंट, नाभिक तथा द्रव बूंद दोनों में पृष्ठ तनाव होता है। यस, पृष्ठ तनाव के कारण ही नाभिक स्फेरिकल शेप, गोलाकार रूप लेती है। द्रव बूंद भी गोलाकार रूप लेती है। ये इसके पृष्ठ तनाव के कारण होता है, अर्थात सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी दोनों में पाई जाते हैं। पांचवा पॉइंट बहुत सरल पॉइंट है। जिस प्रकार पृष्ठ तनाव द्रव बूंद को गोलाकार बनाता है, न्यूक्लियन आकर्षण बल भी नाभिक को गोलाकार बनाते हैं। यस, पृष्ठ तनाव द्रव की बूंद को गोलाकार रूप धारण देता है। न्यूक्लियन भी, नाभिक भी गोलाकार होता है, वो न्यूक्लियन आकर्षण बल के कारण होता है। द्रव बूंदों के संघनन की भांति ही आक्रमणकारी कण व नाभिक मिलकर संयुक्त नाभिक बनाते हैं। जिस प्रकार द्रव बूंद आपस में कणों के संघनन से बनती है, कंडेंसेशन से बनती है, आक्रमणकारी कण और नाभिक मिलकर दोनों एक संयुक्त नाभिक बनाते हैं। आक्रमणकारी मतलब इसके ऊपर न्यूट्रॉनों की बमबारी करे, अल्फा कणों की बमबारी करे, तो वो मिलकर एक नया नाभिक, बड़ा नाभिक भी बना सकते हैं। सातवां पॉइंट क्या कहता है, इस मॉडल में यह माना गया है कि जब आक्रमणकारी कण नाभिक में प्रवेश करता है तो इसकी समस्त ऊर्जा नाभिक के न्यूक्लियनों के मध्य वितरित हो जाती है तथा प्रवेशित कण भी तुरंत सामान्य कण बन जाता है। क्या होता है, नाभिक के अंदर जब कोई आक्रमणकारी कण जैसे न्यूक्लियन तेज गति से, काइनेटिक एनर्जी से गति वाला कण नाभिक में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो अपनी सारी ऊर्जा को नाभिक के अन्य कणों में वितरित कर देता है और खुद एक सामान्य कण बन जाता है। जब कोई उच्च ऊर्जा का न्यूट्रॉन नाभिक पर आक्रमण करता है तो नाभिक में एक तरह सा ओसिलेशन, दोलन प्रारंभ हो जाता है। मतलब उसमें
हलचल शुरू हो जाती है। जैसा नाभिक का आकार जो एक गोलाकार आकार थी वो एक दीर्घवृत्ताकार आकार बन जाता है। यदि आक्रमणकारी कण की ऊर्जा बहुत अधिक है तो अंततः ये दीर्घवृत्ताकार जो आकार है ये डंबल आकार, डमरू के आकार में बदलकर लास्ट में दो भागों में बढ़ जाता है। इसी को नाभिक के विखंडन या न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। देखो एक गोलाकार कण था नाभिक का, ये गोलाकार कण था, इसके ऊपर न्यूट्रॉनों की बमबारी करने से एक बार दीर्घवृत्ताकार कण में बदल गया, उसके बाद ये डंबलाकार बस टूटने का आकार में, और फिर विघटन होकर दो नए नाभिक बना दी। ये नए नाभिक बन गए। इस प्रकार ये नए नाभिक तभी बनते हैं जब इसके ऊपर कोई एक बमबारी करने वाला कण, एक न्यूट्रॉन तीव्र गति से इसके ऊपर आक्रमण करता है। ये आक्रमणकारी कण है जिसके ऊपर आक्रमण करता है। ये साधारण सा मॉडल था जो रदरफोर्ड ने दिए हैं, क्या कहते हैं, यस नील्स बोर ने दिया था। आधुनिक मॉडल जिसको बहुत सिस्टमेटिक पढ़ा गया नाभिक के मॉडल को, उसको शेल मॉडल कहते हैं, कोश मॉडल कहते हैं। कई सारे साइंटिस्ट मेयर, जेनसन, हक्सेल आदि ने पाया कि वे नाभिक जिनमें विशिष्ट संख्या में, उन्होंने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिनमें विशिष्ट संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। फिक्स संख्या के अंदर अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है तो वे ज्यादा स्थायी होते हैं। क्या संख्या है कि वे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126, इनमें से अगर कोई भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है तो वो सबसे ज्यादा स्थायी है। इसे मैजिक नंबर या जादुई संख्या भी कहते हैं। मैजिक नंबर कहलाता है। जैसे एक बहुत सरल एग्जांपल से बताया, बहुत सिंपल एग्जांपल से बताया, आप गौर से देखें, लेड 82 और 208, तो 82 होने से इसका परमाणु क्रमांक तो 82 अर्थात प्रोटॉनों की संख्या 82, और इसमें से घटा दिए 208 में से, तो इसमें 126 आते हैं और इसमें 27 आते हैं। आप गौर से देखो, ये जो मैजिक नंबर थे इनमें 82 भी है और 126 भी है, अर्थात दोनों मैजिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या अगर मैजिक नंबर में से आ जाते हैं तो वो सबसे ज्यादा स्थायी होता है। और इन दोनों में देखिए, एक तो मैजिक नंबर में है लेकिन 127 मैजिक नंबर में नहीं। आप गौर से देखना, मैजिक नंबर जितने हैं वो सारी सम संख्या है, इवन नंबर है, इसलिए इसमें एक तो सम संख्या और एक विषम संख्या है, यह कम स्थायी है। तो लेड 208 की बजाय लेड 209 कम स्थायी है। आप गौर से आगे और देखें, वो सरल एग्जांपल दिए मैंने। इसी प्रकार हाइड्रोजन 24 सारी सम संख्या, 816 ये भी सम संख्या, दोनों में सम संख्या में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होने से ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों सम संख्या में हो तो फिर कहना ही क्या, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। अभी तक ज्ञात 274 समस्थानिक है प्रकृति के अंदर, अभी तक ज्ञात। इनमें से केवल 8 समस्थानिक ही ऐसे हैं जिसमें विषम संख्या में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या विषम संख्या और ये अस्थायी होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है, एक एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, एक एक्सेप्शन भी है। नाइट्रोजन 714 प्रकृति में पाया जाता है, प्रोटॉनों की संख्या 7, न्यूट्रॉन की संख्या 7, लेकिन ये स्थायी है। अपवाद क्यों है? क्योंकि ये स्थायी है, इसलिए ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, इस थ्योरी का अपवाद है। इसकी व्याख्या के लिए नाभिक का कोश मॉडल दिया। नाभिक का कोश मॉडल क्या कहता है, उसकी विशेषता क्या क्या होती है, बताते हैं आपको। एक एक करके कोश मॉडल को अपन पढ़ते हैं। ये कहता है, जिस प्रकार परमाणु में कोश होते हैं, परमाणु में मतलब जो हमने छोटी क्लासों में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, आपको याद होगा। कोश में उपकोश और उपकोश में कक्षक होते हैं और 2n स्क्वायर से भरा जाता है। उसमें sp-df ऑर्बिटल होते हैं और उसमें फिर px, py, pz और db 5 तरह के, f 7 तरह के होते हैं। ये तो सारा नाभिक से बाहर की कहानी है। अब आज अपन नाभिक के अंदर की कहानी कह रहे हैं कि जिस प्रकार परमाणु में कोश होते हैं, बाहर की तरफ कोश होते हैं, इसी प्रकार उसकी नाभिक के अंदर भी कोश होते हैं जिसमें न्यूक्लियन अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को भरा जाता है। कैसे भरते हैं, कोश कैसे होते हैं और कैसे भरते हैं, उसको समझा देते हैं। नाभिक के पूर्ण पूरित कोश इसे अतिरिक्त स्थायित्व देते हैं। हाँ, अंदर के नाभिक के अंदर के कोश, जैसे बाहर के कोशों में हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल देन अदर कॉन्फ़िगरेशन, उसी तरह से न्यूक्लियस के अंदर भी शेल्स होते हैं जो फुल फील्ड होते हैं तो उसको अधिक स्थायित्व देते हैं। यही मैजिक नंबर की कहानी थी। ये प्रोटॉन व न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न कोशों में रहते हैं, अर्थात स्थायी संख्या वही के समझा जा सकता है। ये स्थायित्व, ये संख्या क्यों स्थायित्व देती है? क्योंकि ये फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं नाभिक के अंदर। हाँ, नाभिक में न्यूक्लियनों को कैसे भरते हैं कि जैसे बाहर भरते थे, बहुत छोटी क्लास में पढ़ाते, ऑफबो नियम और पाउली के अपवर्जन नियम से बाहर के कोश में इलेक्ट्रॉन भरते थे। एग्जैक्टली उसी नियम से नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों को भरा जाता है।
भरा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जोड़े, अर्थात न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जैसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े बढ़ते हैं ना, प्लस हाफ और माइनस हाफ, संयुक्त रूप से भरा जाता है। और इसलिए जब जोड़ों के रूप में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरा जाता है, इसलिए सम संख्या में प्रोटॉन और सम संख्या में न्यूट्रॉन नाभिक को स्थायित्व देते हैं। शुरू से कहता आया हूं कि अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सम संख्या में है तो अतिरिक्त स्थायित्व देता है। ये यहाँ समझ में आती है क्योंकि पेयर बनते हैं, और पेयर तभी बन सकता है जब सम संख्या में होते हैं। यदि न्यूक्लियन अपने कक्ष में स्वतंत्रता से घूमता है, प्रत्येक न्यूक्लियन अपने कक्ष में फ्रीली घूमता है, लेकिन प्रत्येक न्यूक्लियन नाभिक के विभव से प्रभावित होता है। कुल मिला के सारे न्यूक्लियन मिलकर एक पोटेंशियल डेवलप करते हैं और प्रत्येक न्यूक्लियन उससे इफेक्टेड होता है, लेकिन अपनी कक्षा में वो स्वतंत्रता से घूमता रहता है। नाभिक का कोश मॉडल नाभिक के विभव को पोटेंशियल वेल पर आधारित है। नाभिक का विभव सभी न्यूक्लियनों के लिए समान होता है। नाभिक की विभव कूप के पृष्ठ और उसके बाहर शून्य होता है। नाभिक का कोश मॉडल है वो नाभिक के विभव कूप पर आधारित होता है। एक पोटेंशियल वेल से इसको समझाया गया है और सभी न्यूक्लियनों के लिए ये पोटेंशियल एक जैसा होता है। और ये जो पोटेंशियल है, नाभिक के विभव न्यूक्लियर पोटेंशियल है, वो कूप के पृष्ठ और उसके बाहर शून्य होता है। मतलब इस वेल के सरफेस के ऊपर और उसके बाहर ये इफेक्टिव नहीं होता, बिल्कुल अंदर ही अंदर होता है। एक और बात की, नाभिकीय कूप में विभिन्न विविक्त ऊर्जा स्तरों में न्यूक्लियन क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार भरे जाते हैं। ऊर्जा स्तरों में इसके बढ़ने का क्रम निम्न है। एक क्रम है बच्चों, मैं आपको बताऊं कैसे क्रम है इसका ऊर्जा स्तरों को बढ़ने का। आप गौर से देखो, ये एनर्जी लेवल है 1s। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 1s के बाद 1p, 1p में 6 न्यूक्लियन, इलेक्ट्रॉन ही न्यूक्लियन। तो पहले में 2 और 1p में 6, तो 2 और 6 8 हो गए। फिर 1d आता है, 1s 1p और 1d। 1d में 10 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन आता है, तो 8 और 10 ये टोटल 18 हो गए। 18 और 2 ये 20, 20 और 14 34, 34 और 6 40, 40 और 18 58। इस तरह से टोटल न्यूक्लियनों को भरा जाता है। ये अलग अलग के एनर्जी लेवल है। जिस तरह से बाहर एनर्जी लेवल होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल होते हैं 1s 1p 1d 2s 1f 2p 1g। इस तरह से एनर्जी लेवल होता है। इसमें न्यूक्लियन अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को भरा जाता है। इस तरह से आज हमने नाभिक की संरचना के बारे में आपको बताया। नाभिक के अंदर की संरचना को 2 मॉडल से हमने बताया। एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल, द्रव बूंद मॉडल नील्स बोर ने दी थी, और दूसरी कई सारे साइंटिस्ट ने मिलकर कोश मॉडल दिया, शेल मॉडल दिया। शेल मॉडल बहुत सरल बात कहता है कि नाभिक के अंदर भी ऊर्जा स्तर होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अर्थात न्यूक्लियनों को भरा जाता है। अगर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या सम संख्या है, इवन नंबर है, then they are more stable than the nucleon having odd numbers of protons and neutrons। कुछ संख्याएं बताई उन्होंने। ये संख्या मैजिक नंबर कहलाती है और ये मैजिक नंबर स्थायी होते हैं। इसका कारण इन्होंने ये बताया कि मैजिक नंबर वाले जो संख्याएं होती है वो अधिक स्थायी फुलफिल्ड होती है और अधिक स्थायी बनाती है। नाभिक के अंदर जो न्यूक्लियन भरे जाते हैं वो ऑफ-बो नियम से बढ़ते हैं, पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से बढ़ते हैं, और न्यूक्लियन अपनी कक्षा में स्वतंत्रता से घूमता है। न्यूक्लियनों के अंदर भी पेयर बनते हैं, जैसे बाहर इलेक्ट्रॉनों के पेयर बनते थे, न्यूक्लियनों के भी पेयर बनते हैं। सारे न्यूक्लियन मिलकर एक पोटेंशियल वेल नाभिक की कूप बनाते हैं जो सभी न्यूक्लियनों पर सम रूप से व्यवहार करता है। और ये नाभिक के विभव होता है, जो पोटेंशियल न्यूक्लियर पोटेंशियल होता है, वो इस वेल के सरफेस के ऊपर और उसके बाहर शून्य होता है। मतलब इस सारा का सारा सरफेस के अंदर ही होता है। ये इस तरह से बढ़ने के ऊर्जा स्तरों का क्रम बताया। आज हमने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के बारे में बात की। कल हम इससे आगे रेडियो एक्टिविटी को डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।